Okay, guys. So today we are gonna start with our first chapter, that is End of Bipolarity, which is the first chapter of our book World Politics. So let us start with the first topic, बेटा. अब पहला टॉपिक आता है व्हाट वाज सोवियत सिस्टम. देखो दिक्कत क्या है, बहुत जल्दी से समझते हैं बिकॉज इट इज अ रैपिड रिवीजन क्लास. हमारी दो वर्ल्ड वॉर हुई. तो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई 1914 से 1918 तक, और हमारी वर्ल्ड वॉर टू हुई 1939 से 1945 तक, बिटवीन टू पावर्स, एक्सेस और एलाइड. अब दिक्कत क्या थी कि एक्सेस पावर में तीन देश थे, जर्मनी, इटली और जापान, और एलाइड पावर में थे चार, यूके, यूएस, यूएसएसआर और फ्रांस. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एलाइड पावर जीते, बट जैसे ही एलाइड पावर जीती दिक्कत ये होने लगी कि भैया ये तो चलो हमने मान लिया कि दुनिया के टॉप 4 देश है, लेकिन इन 4 देशों में टॉप 1 कौन है. और इसके बीच वर्ल्ड पॉलिटिकल एनालिटिक्स में बातें होने लगी. सबको लगने लगा कि क्योंकि यूएस के आने की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 जीती गई है, इसलिए यूएस इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 सुपर पावर. बट दूसरी तरफ यूएसएसआर भी एक अपने आप को वर्ल्ड की नंबर 1 सुपर पावर कहने लगी. बेसिकली यूएसएसआर जो है वो एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज था, विच इज 15 कंट्रीज, जिसको हेड करती थी रशिया. तो जब इन दोनों में लड़ाई शुरू हुई तो हुआ ये कि कोल्ड वॉर शुरू हो गई. ठीक है. अब सर कोल्ड वॉर क्या होती है? बेटा जब हम आपस में लड़ते हैं तो हम उसे वॉर कहते हैं, है ना. लेकिन एक ऐसी लड़ाई जिसमें हम लड़ तो रहे हैं बट नॉट डायरेक्टली, हम ग्रुपिज्म कर रहे हैं, हम वर्ल्ड को दो ग्रुप्स में बांट रहे हैं. तो एक कोल्ड वॉर शुरू हुई बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, जिसमें ये दोनों लड़ नहीं रहे थे लेकिन पूरे वर्ल्ड को दो ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहे थे. यूएसएसआर, जिसको ईस्टर्न ब्लॉक कहा गया, और यूएसए, जिसको वेस्टर्न ब्लॉक कहा गया. हालांकि इसके इनके कुछ सब ग्रुप्स भी थे, जैसे यूएसए के सैंटो, सियाटो, नाटो और यूएसएसआर के वॉर्सो पैक्ट, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है. तो क्या हम कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ रहे हैं? नहीं, क्योंकि कोल्ड वॉर का चैप्टर डिलीट हो चुका है. हम पढ़ रहे हैं एंड ऑफ बायपोलैरिटी. तो जब बेटा वर्ल्ड को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है या वर्ल्ड में दो सुपर पावर होती है तो हम ऐसे वर्ल्ड को कहते हैं बायपोलर. यहां पर बाय का मतलब है टू. तो 1991 में क्या हुआ? बायपोलैरिटी खत्म हो गई. तो हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ कि बायपोलैरिटी एंड हो गई. अब देखो, अगर दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है तो अगर एक हार जाए तो लड़ाई खत्म हो जाती है. पर दिक्कत यह है कि यहां पर कोई हारा नहीं. जो यूएसएसआर था, जो 15 कंट्रीज का एक ग्रुप था, वो डिसइंटीग्रेट हो गया. तो हम इस चैप्टर की मदद से ये जानने वाले हैं कि वो डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ. दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट. अगर ये चैप्टर आपको आ गया तो आप अंत तक ये जान जाओगे कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ और क्या यूएसएसआर को बचाने की कोशिश की गई थी या नहीं. तो चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका पहला टॉपिक है व्हाट वाज सोवियत सिस्टम. अब किसी के भी अंत से पहले हमें उसकी शुरुआत जाननी बहुत जरूरी है. यानी यह जानना बहुत जरूरी है कि यूएसएसआर स्टार्ट कैसे हुआ था. तो बेटा यूएसएसआर स्टार्ट हुआ था 1917 में, जब रशिया में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुई थी. ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, सोशलिज्म इन रशिया वाले चैप्टर में. ठीक है. तो जब रशिया में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुई तो रशिया नाम के जो जगह थी उसमें एक ऐसी गवर्नमेंट आई जो कम्युनिस्ट पार्टी की थी. इस गवर्नमेंट में सोशलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करी जाती थी और पूरे देश को सिर्फ एक पार्टी संभालती थी, जो थी कम्युनिस्ट पार्टी. धीरे धीरे ये सिस्टम जो था
वो तरक्की करने लगा और कुछ अन्य देशों को जो रशिया के आसपास थे उन्हें लगने लगा कि यार अगर ऐसा मॉडल ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास भी हो तो हम एक बेहतर कंट्री बन सकते हैं। रशिया के आसपास कई ऐसी नेशंस थी जिनके पास रिसोर्सेज तो थी लेकिन उन्हें अपने रिसोर्सेज यूज़ करनी नहीं आती थी, जैसे लुथानिया, इस्टोनिया, यूक्रेन, बेलारस और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी थी जैसे तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान। तो इन सारी कंट्रीज ने रशिया को ये ऑफर दिया कि क्यों ना हम एक ग्रुप फॉर्म करें। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कोर्स अपनी आइडियोलॉजी और कंट्रीज में फैलाना चाहती थी और उनके पास इससे अच्छा मौका नहीं था। तो 1922 में धीरे धीरे यूएसएसआर की स्टार्टिंग हुई, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसमें 1939 तक जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो 15 कंट्रीज शामिल हो चुकी थी। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर जीत गए ये लोग तो इनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे था। इन्हें लगने लगा कि अगर हम साथ मिलकर वर्ल्ड वॉर 2 जैसी चीज़ जीत सकते हैं तो हम तो एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लेंगे। और ये बात सच भी थी और शायद इसीलिए इन्होंने यूएसए को नंबर 1 की पोजीशन के लिए चैलेंज किया था। क्या इनके अंदर कुछ बेहतर चीज़ें थी? काफ़ी बेहतर चीज़ें थी। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहली बात तो ये कि सोवियत आर्मी जो थी वो काफ़ी बड़ी आर्मी थी। वॉर्सो पैक्ट नाम का इन्होंने जो ग्रुप बनाया था वो एक बहुत बड़ी मिलिट्री अलायंस थी। इसके अलावा इनकी इंडस्ट्रीज बहुत थी, ये धीरे धीरे इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी ला रहे थे। हालांकि वेस्टर्न कल्चर से क्वालिटी थोड़ी कम थी पर डोमेस्टिक मार्केट में यूएसएसआर की कंपनीज का कोई तोड़ नहीं था। सोवियत सिस्टम जो था वो हेल्थ केयर, एजुकेशन, वेलफेयर स्कीम्स लाकर धीरे धीरे एक बेहतर ग्रुप बन रहा था। पर जैसे हमें मालूम है हर चीज़ का डाउनफॉल आता है और यूएसएसआर का भी आया। दिक्कत ये थी कि जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो इट वाज अ वेरी इंटेंस आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन टू नेशंस, दैट वाज यूएसए एंड यूएसएसआर। तो यूएसएसआर क्या करने लगी, यूएसए की होड़ करने लगी, हथियार बनाने लगी, टैक्सेस को बढ़ाने लगी। अब क्योंकि हर चीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी इसलिए सारा का सारा बोझा पड़ रहा था आम लोगों पर। धीरे धीरे सोवियत सिस्टम ब्यूरोक्रेटिक होने लगा, अथॉरिटेरियन होने लगा, मतलब करप्शन होने लगी। यूएसएसआर में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे वो बहुत ज़्यादा करप्टेड हो गए। धीरे धीरे इकोनॉमी स्टैग्नेंट होने लगी, टैक्सेस बढ़ने लगे लेकिन लोगों की कमाई वहीं की वहीं थी। इसके बाद 1971 में यूएसएसआर की एक छोटी सी लड़ाई हुई अफगानिस्तान के साथ। छोटी इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज अफगानिस्तान इन टर्म्स ऑफ यूएसएसआर काफ़ी छोटा पावर ब्लॉक था। बट ऑन दी अदर हैंड जब भी लड़ाई होती है कुछ रिसोर्सेज तो बर्बाद होते ही है और इसका नुकसान ये हुआ कि 1980s आते आते, 1970s आते आते, जो लेट 1970s था, यूएसएसआर की इकोनॉमी एकदम स्टेगनेंट हो गई। स्टेगनेंट का मतलब होता है रुक जाना, यानी अब लोगों के टैक्सेस बढ़े जा रहे थे लेकिन लोगों की तनख्वाह वही थी। और कहीं ना कहीं अब लोगों ने सोचा कि हमें इस सिस्टम से बाहर निकलना चाहिए। यहां पर फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है गॉर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन। बहुत ही इजी टॉपिक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बेटा जब भी कोई चीज खत्म होने वाली होती है ना तो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, एक आखिरी कोशिश करी जाती है। ये जो बंदा था गॉर्बाचेव, ये इस डूबती हुई यूएसएसआर सिस्टम को बचाने की आखिरी कोशिश थी। हुआ क्या, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो 1980s तक समझ गई थी कि लोगों को ये सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा है, लोग इसमें एक तरीके से लैकिंग्स निकालने लगे हैं। तो उन्होंने एक नया लीडर चुना 1985 में जिसका नाम था मिखेल गॉर्बाचेव। अब ये जो मिखेल गॉर्बाचेव था इसका लोगों की नज़र में अच्छी छवि थी,
कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी को लगा कि यार ये बंदा जो है शायद यूएसएसआर के सिस्टम को टूटने से बचा ले। इस बंदे ने कोशिश करी भी, ये रिफॉर्म्स लेकर आया। इसके दो तरीके के रिफॉर्म्स थे, जिसे हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स कह सकते हैं। बेटा पॉलिटिकल रिफॉर्म क्या था? देखो सबसे पहले तो ये चाह रहा था कि हम अपना जो स्टेट कंट्रोल्ड सिस्टम है उसमें थोड़ा सा दखलंदाजी करें और थोड़ी सी डेमोक्रेसी लेकर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि भैया कुछ दिक्कतें आ रही है। दूसरी चीज ये चाहते थे कि हम यूएसए के साथ जो कोल्ड वॉर चल रही है उसको खत्म कर दे और एक फ्रेंडशिप आगे बढ़ाए। इकोनॉमिकल रिफॉर्म में पहला रिफॉर्म ये था, इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी सोशलिस्ट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बदल दें, और क्योंकि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बदलेंगे तो हम अमेरिका से थोड़ी सी मदद ले लेंगे। इससे कोल्ड वॉर खत्म होगी, टेंशन्स कम होंगी और कहीं ना कहीं हम एक बेटर ट्रांजिशन कर पाएंगे। लेकिन लोगों को यह चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हालांकि जो वो कर रहा था, अगर हम 2025 के नज़रिए से देखें तो सही बात थी यार, लड़ाई से किसी को फायदा नहीं मिलना था, और लड़ाई का अल्टीमेट एंड क्या होता है कि भाई एंड हो जाए वो। लेकिन लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा था। लोगों को लग रहा था कि 1945 से हम जिस देश के साथ लड़ते जा रहे हैं, जिस देश को अपना दुश्मन बोल रहे हैं, हम उस देश से हाथ कैसे मिला लें। और इन सभी चीज़ों में एक बंदा था जो वहां पर उभरा, जिसका नाम था बोरिस येल्त्सिन। अब ये जो बोरिस येल्त्सिन भाई था, ये एक नेशनल हीरो की तरह उभरा। सबसे पहले तो ये कि हमारे गोर्बाचेव भाई के काफ़ी क्रिटिक्स हो गए थे। कुछ लोगों को लग रहा था कि गोर्बाचेव जो रिफॉर्म ला रहा है वो बहुत तेज़ी से ला रहा है और चेंजेस ऐसे नहीं होने चाहिए, चेंजेस हैज़ टू बी स्लो। दूसरा क्रिटिक ये कह रहा था कि गोर्बाचेव बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, ऐसे हम अमेरिका को टक्कर कभी नहीं दे पाएंगे। एट दी एंड लोगों को गोर्बाचेव पसंद नहीं आ रहा था। गोर्बाचेव को उसी के पार्टी के लोग सपोर्ट करने से मना कर रहे थे, और ऐसे में बोरिस येल्त्सिन नाम का एक बंदा, जिसकी एक पार्टी थी रिपब्लिकन पार्टी, वो वहां पर एक नेशनल हीरो बनकर उभरा। उसने सबसे पहले एक मिलिट्री कूप करवाया। What is a military coup? Military coup is a word that is given when military overthrows a existing government. तो जब मिलिट्री की मदद से आप किसी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देते हो, उसे मिलिट्री कूप कहते हैं। तो बोरिस येल्त्सिन ने सबसे पहले मिलिट्री कूप कराया रशिया में, फिर यूक्रेन में, फिर बेलारस में। ये तीन जगह इंपॉर्टेंट क्यों है, कई बार एमसीक्यू में आ जाता है। बेटा ये तीन जगह वो बैलेटिक नेशंस थी जिन्होंने एक्चुअली यूएसएसआर की नींव रखी थी। तो जब यहीं पर बोरिस येल्त्सिन आ गया तो धीरे धीरे यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट होना था। हालांकि कई बार एक एमसीक्यू ये भी आता है कि क्या 15 के 15 देश यूएसएसआर से खत्म होना चाहते थे? ऐसा नहीं है। जो 5 सेंट्रल एशियन नेशंस थी वो नहीं चाहती थी कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो, लेकिन जस्ट बिकॉज सब डिसइंटीग्रेट चाह रहे थे, उन्हें भी डिसइंटीग्रेशन करनी पड़ी। एट दी एंड यूएसएसआर के खत्म होने के बाद एक सीआईएस नाम की फॉर्मेशन हुई, जिसका नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। इसमें बेसिकली सेंट्रल एशियन की कंट्रीज आती थी, और सीआईएस का मकसद ये था कि अगर यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद पोस्ट यूएसएसआर कंट्रीज को कुछ फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़े तो रशिया उनके लिए मदद भेज सके, ये कंट्रीज एक दूसरे का साथ दे सके। बट ऑफ कोर्स अब ये कंट्रीज इंडिपेंडेंट है। तो भैया इस दो इवेंट से ये साबित हो गया कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गई, है ना। तो दो मेजर टॉपिक्स हो गए, लेकिन अब तीसरा मेजर टॉपिक आता है कि क्या रीजंस रहे होंगे कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, ये 6 नंबर में आ सकता है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डिसइंटीग्रेट तो हम करा ही चुके हैं, है ना। सबसे पहली बात बेटा, सबसे पहली बात ये थी कि सोवियत यूनियन जो था ना,
वो पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हो गया था। पॉलिटिकली स्टैग्नेंट कैसे? लोग कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट से तंग आ चुके थे। कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट किसी और पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा नहीं होने देती थी। डेमोक्रेटिक चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। ईयर 1990s आ गया था। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो रही थी और यहाँ यूएसएसआर वही पुराना मॉडल लेके चल रहा था। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टैग्नेंट इसलिए हो गया था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बैठे थे गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो करप्शन लिए जा रहे थे। तीसरा रीजन ये भी था कि कम्युनिस्ट पार्टी में कई रिफॉर्म्स लाने की बात की गई थी। उन्हें कोशिश की गई थी कि भैया डेमोक्रेसी की कोई फॉर्म अपनाई जाए या एटलीस्ट हर नेशन को खुद का लीडर दिया जाए। लोगों ने कई साल पेशेंसली वेट करा बट ऐसा कोई पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं आया। चौथा रीजन, गॉर्बाचेव के रिफॉर्म। लोगों को गॉर्बाचेव पे बड़ा भरोसा था, जैसे मैंने पहले ही बताया बड़ा लोकप्रिय नाम था। लेकिन जब गॉर्बाचेव कुछ नहीं कर पाया, उसके रिफॉर्म्स भी फेल हो गए, तो लोगों को लगने लगा कि अब तो डिसइंटीग्रेशन ही एक लास्ट ऑप्शन है। फिफ्थ, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। देखो भाई, सबसे पहले ना आप गांव छोड़कर तब भागते हो जब आपके पास पैसों के स्रोत खत्म हो जाए। आप हर चीज मैनेज कर लेते हो, लेकिन अगर आपके पास कमाई नहीं आ रही है तो आप उस जगह पे रुक के कुछ नहीं करोगे। तो जस्ट बिकॉज यूएसएसआर डिसेंट स्टैग्नेंट हो गई थी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सेंस एज वेल, पीपल वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट। ये फिफ्थ रीजन था। छठा रीजन था कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म बढ़ता जा रहा था, उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए थी। और ये शायद एक बहुत ही मजबूत रीजन था डिसइंटीग्रेट होने का, क्योंकि अगर किसी के अंदर ये थॉट आ गया है कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, तो चाहे आप जमीन आसमान का जोर लगा लो, लेकिन आप उसे इंडिपेंडेंट होने से नहीं रोक सकते। एट द एंड वो इंडिपेंडेंट होगा। तो ये 6 रीजंस हैं। आप इन 6 रीजंस को याद कर सकते हो 6 नंबर के क्वेश्चंस के लिए, और अगर आप लिखोगे अपनी लैंग्वेज में तो इट विल बी अ वेरी गुड आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। देखो 4 कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, इस वर्ड को समझो। देखो, कॉज का मतलब होता है रीजन, वजह, और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है प्रभाव, रिजल्ट। यानी डिसइंटीग्रेशन की वजह तो हमें मालूम है, लेकिन डिसइंटीग्रेशन होने के बाद क्या हुआ, ठीक है। तो पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, अरे ये क्या कर रहा है और ये क्यों कर रहा है? तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, पहला कॉन्सिक्वेंस ये था कि कोल्ड वॉर खत्म हो गई। इतने सालों से 46 ईयर्स से जो कोल्ड वॉर चलती आ रही थी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, वो खत्म हो गई। दूसरा कॉन्सिक्वेंस, जो वर्ल्ड रिलेशंस थे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पावर रिलेशंस थे, वो थोड़े से चेंज हो गए। अब अगर हम लोगों की नज़र से देखें तो यूएस एक सुपर पावर बन गया था, सोल सुपर पावर बन गया था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। लेकिन यूएसए कभी भी उतना अच्छे तरीके से डोमिनेट नहीं करने वाला था। यूएस को मालूम था कि अगर मैं बहुत बढ़िया तरीके से डोमिनेट करूंगा तो कुछ दिक्कतें आ सकती है। तीसरी चीज, मैनी न्यू कंट्रीज इमर्ज हो रही थी। ये वो टाइम था जब बहुत सारी नई कंट्रीज अपनी पहचान बना रही थी, जिसमें यूरोपियन यूनियन का पार्ट बना जा रहा था कुछ कंट्री का, कुछ कंट्रीज नाटो ज्वाइन कर रही थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब ये वर्ल्ड बाइपोलर नहीं रहा था, अब ये वर्ल्ड मल्टीपोलर हो गया था। यानी हर कंट्री के पास अपना नाम करने के लिए एक बढ़िया मौका था, एक सुनहरा मौका था। तो देयर वर 4 रीजंस। फर्स्ट, कोल्ड वॉर खत्म हो गई। दूसरा, पावर रिलेशंस चेंज हो रहे थे। तीसरा, मैनी न्यू कंट्रीज इमर्ज हो रही थी। और चौथा, बाइपोलैरिटी खत्म होकर वर्ल्ड मल्टीपोलर बन रहा था। तो ये 4 कॉन्सिक्वेंसेस इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जो एक तरीके से लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है अगर आप कंसिडर करो तो, दैट इज शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी क्या था, सबसे पहले ये समझते हैं। बच्चों, शॉक थेरेपी का मतलब होता है जब कोई चीज एकदम से हो, फास्ट हो, है ना। शॉक कैसे लगता है, जब आपको अपने आप को बचाने का मौका ना मिले। तो एक रैपिड ट्रांजिशन को
यहां पर शॉक थेरेपी कहा गया है, बट सवाल उठता है कैसी रैपिड ट्रांजिशन। तो इट वाज अ रैपिड ट्रांजिशन ऑफ पोस्ट यूएसएसआर कंट्रीज फ्रॉम अ सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मॉडल। यानी वो अपने इकोनॉमिक मॉडल को सोशलिस्ट से हटाकर कैपिटलिस्ट करना चाहती थी। क्या फर्क है? वैसे तो हमें मालूम है, हम बहुत सालों से सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट वर्ड पढ़ रहे हैं, बट जस्ट फॉर दोस्त जिन्हें नहीं मालूम, सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट हर चीज कंट्रोल करती है। ठीक है, जैसे चाइना का मॉडल एक सोशलिस्ट मॉडल था। लेकिन कैपिटलिस्ट मॉडल का मतलब होता है जब गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ कंट्रीज के लॉ एंड ऑर्डर को देखती है, जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोल करती है वो प्राइवेट कंपनीज जो फ्रीली व्यापार कर रही है। जैसे यूएस जो है, अगर आप वहां का मॉडल देखोगे तो वो दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट मॉडल है। हर कंपनी जो अमेरिका की बनी हुई है, चाहे वो फूड इंडस्ट्रीज में हो, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्रीज में हो, चाहे वो मोबाइल फोन्स में हो, आप देखोगे वो एक बहुत हाई प्राइस पॉइंट तय करती है और वो उन प्रोडक्ट्स को हाई प्राइस पॉइंट पे बेचने के लिए रेडी भी हो जाती है और उनके बिकते भी है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पैसा ज़्यादा लाता है, इसीलिए अमेरिका को एक ड्रीम नेशन बोला जाता है। वहां पर बंदे के अमीर होने के चांसेस और कंट्रीज से ज़्यादा है। तो पोस्ट यूएसएसआर कंट्रीज को भी लग रहा था कि अगर हम एक कैपिटलिस्ट मॉडल बने तो शायद जिंदगी बेहतर हो सकती है, शायद इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। लेकिन दिक्कत ये थी कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज बनने के लिए आपको व्यापार बढ़ाना पड़ेगा और व्यापार बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए जो इन कंट्रीज के पास थे नहीं, इंक्लूडिंग रशिया। तो इन कंट्रीज ने मदद मांगी यूएसए से। अब ये कितनी बड़ी आयरनी है कि चैप्टर की स्टार्टिंग में यूएसएसआर की कंट्रीज जिस कंट्री से लड़ रही थी शॉक थेरेपी यानी डिसइंटीग्रेशन के बाद, वो सबसे पहले पैसों की मदद मांगने उसी कंट्री के पास गई। और यूएसए तो इस मौके के लिए तैयार बैठा था। उसने दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए रशिया और अदर पोस्ट यूएसएसआर कंट्रीज को पैसे दिए। दोज टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दोनों का काम है ब्याज पे पैसा देना, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, इन पोस्ट यूएसएसआर कंट्रीज ने पैसा लिया, इंक्लूडिंग रशिया। पैसे से उन्होंने इंडस्ट्रीज बनानी शुरू करी। उन्होंने किसी भी बंदे को बोला कि अगर आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, आप कोई प्रोडक्ट स्टैब्लिश करना चाहते हो, सरकार आपको लोन देगी। लेकिन उन्हें लोन्स रेगुलेट करने नहीं आए। किसी को भी दे रहे हैं, किसी भी बिजनेस आइडिया को फाइनेंस कर रहे हैं, ये देख नहीं रहे कि लोग पैसा चुका पाएंगे या नहीं, क्या प्रोडक्ट बनेगा। उन्होंने पैसा फेंकने लगे मार्केट में। इसका परिणाम ये निकला कि इंडस्ट्रीज तो बहुत बनी पोस्ट यूएसएसआर कंट्रीज में, जो मास प्रोडक्शन कर रही थी तरह तरह की चीजों की। लेकिन उन चीजों में से कितनी चीजें बिकेगी कितनी नहीं, ये जानना अभी बाकी था। और दो मार्केट्स होती है, देखो, एक होती है डोमेस्टिक मार्केट, एक होती है इंटरनेशनल मार्केट। तुम्हारा प्रोडक्ट तुम्हारे देश में कैसे बिकता है, तुम्हारा प्रोडक्ट दूसरे देशों में कैसे बिकता है। अब दिक्कत यह है कि ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी 1990s में। तो इंटरनेशनल मार्केट में ये जो पोस्ट यूएसएसआर कंट्रीज की कंपनी थी, जब ये मार्केट करने गई तो इनको इंटरनेशनल कंपटीशन मिला यूएसए के प्रोडक्ट से। और यूएसए और चाइना के प्रोडक्ट आप क्वालिटी और प्राइस पॉइंट पे बीट नहीं कर सकते, तो वहां ये फेल हो गए। मजे की बात यह है कि ये अपनी खुद की डोमेस्टिक मार्केट में भी फेल हो गए, बिकॉज लाइक आई हैव ऑलवेज सेड, ग्लोबलाइजेशन इज अ टू वे प्रोसेस। अगर आप दूसरी कंट्री में व्यापार करने जाओगे तो दूसरी कंट्री भी आपके देश के अंदर व्यापार करने आएगी। नुकसान हो गया, इतना बड़ा नुकसान हुआ कि जो प्रोडक्ट्स मास प्रोडक्शन में बनाए गए थे, अब उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था। तो ऐसे में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गराज सेल लगी। बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन सिंपल भाषा में समझो, इसका मतलब है दुनिया का सबसे बड़ा कबाड़ी बाजार, जिसमें बहुत महंगी चीजें थ्रो अवे प्राइजेस में बेची गई, कूड़े के भाव बेची गई। मान लो 100 रुपए की चीज है, उसे 10 रुपए में, 5 रुपए में बेचा जा रहा है। और इसके बावजूद भी वो पैसा नहीं निकला कि रशिया और अदर कंट्रीज अमेरिका का ब्याज भर सके। अमेरिका ने ब्याज लेने के लिए प्रेशराइज किया और एक टाइम ऐसा आया कि इन पोस्ट यूएसएसआर कंट्रीज की हालत इतनी बुरी हो गई कि इन्हें अपनी इंडस्ट्रीज पे फॉर सेल का बोर्ड लगाना पड़ा।
ऐसा कहा जाता है 1999 में रशिया की जो इकोनॉमी थी वो इतनी ज़्यादा डिप हो गई जितनी डिप उसकी इकोनॉमी कभी 1989 में भी नहीं थी, जब यूएसएसआर में डिसइंटीग्रेशन शुरू हुई थी। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर शॉक थेरेपी खत्म होती है, लेकिन रशिया की कहानी नहीं। 2001 में रशिया ने अपनी नेचुरल रिसोर्सेज पे भरोसा जमाया, अपने ऑयल को और अदर नेचुरल रिसोर्सेज को बेचना शुरू करा, और आज रशिया एक काफ़ी पावरफुल देश है। चैप्टर इस बात पे खत्म होता है कि इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप कैसे हैं। तो इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप्स अच्छे हैं। रशिया ने इंडिया की काफ़ी मदद करी है। इंडिया और रशिया ने एक फ्रेंडशिप एग्रीमेंट भी साइन करा था, हालांकि वो इंडिया का यूएसएसआर के साथ था 1971 में, जिसे बाद में रशिया के साथ कंटिन्यू किया गया। इसके अलावा रशिया और इंडिया के बीच 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स है, जो काफ़ी चीज़ों में है, साइंस में है, टेक्नोलॉजी में है। इसके अलावा रशिया में आज भी बहुत सारी इंडियन फिल्म्स है जो बहुत ज़्यादा चलती है, इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जैसे वहाँ पर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान एक हाउस होल्ड नेम है, ये भी आपकी बुक में बताया गया है। रशिया ने हमारी काफ़ी मदद की है टेक्नोलॉजी वाइज, साइंस वाइज, और इवन जब भी हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई है रशिया ने हमें फर्म स्टैंड दिया है। इसका फ़ायदा ये है कि हमने भी रशिया को एक फर्म स्टैंड दिया है। हमने रशिया को आर्म सप्लाई करे हैं, काफ़ी कम पैसों में सप्लाई करे हैं। इवन रशिया ने हमें अपने MiG मिग प्लेन्स जिन्हें कहा जाता है वो सप्लाई करे थे एट द टाइम ऑफ 1965 वॉर एज वेल। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है बच्चे। इस चैप्टर से मेन टॉपिक जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं वो है कॉन्सिक्वेंसेस, कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, सोवियत सिस्टम क्या है, शॉक थेरेपी क्या है, और रशिया और इंडिया का रिलेशनशिप कैसा था। दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर 1 एंड ऑफ बायोपोलैरिटी।